पिक्चर 116 क्रूल हार्टेड आकाश और सबकी बैंड बज गई। साक्षी परेशान होकर अमन को देख रही थी और मीरा सोम को। वो सोम को गुस्से में देखते हुए अपने मन में बोली, सब इनकी वजह से हो रहा है। इन्हें ही शौक चढ़ा था ऑफिस में चुम्मा चाटी करने का। लो अब उसी के चक्कर में सब बर्बाद। अगर भैया को पता चला तो हमारी तो खैर नहीं। मीरा अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। वही वानी उन्हें देखकर सब समझ चुकी थी कि आखिर ऑफिस में क्या हुआ होगा। वानी कुछ देर तक सोचकर फिर आकाश से कहती है, बेबी वो मुझे आपको कुछ बताना है। वानी की बात सुनकर आकाश की आंखें छोटी हो गई। वो अपने मन में बोला, आज दिन भर से तो मैं इसके साथ था, तब तो इसने मुझे कुछ नहीं बताया, फिर अब क्या इसे याद आ गया। आकाश अपने आप को नॉर्मल दिखाते हुए वानी से पूछता है, क्या कहना है तुम्हें। तो वानी कहती है, वो मैं सोच रही थी कि कल संडे है तो क्यों ना हम सब कल कहीं बाहर घूमने चले। वानी की बात सुनते ही आकाश उसे घूरने लगता है। वो इससे अपने कुछ भी कहता, वानी उसे अपना हाथ दिखाकर उसे बोलने से रोकते हुए कहती है, एक मिनट पहले आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए फिर कुछ कहना। आकाश बोलता है, कहो। जिस पर वानी अपना मुंह बच्चों जैसे बनाते हुए कहती है, मैं यहाँ पर बोर हो गई हूँ। वानी की ऐसी बातें सुनकर आकाश अपना सर ना में हिलाता है और कहता है, ठीक है। जिसे सुनकर वानी खुश जो जाती है। वानी के साथ बाकी सब भी खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी आकाश सबको घूर कर देखता है। फिर कहता है, आज तुम सबने ऑफिस में जो भी किया उसकी पनिशमेंट तुम्हें जरूर मिलेगी। कल से तुम सभी रोज से 2 गुना ज्यादा काम करोगे और सभी की 1 महीने की सैलरी कट। आकाश की बात सुनकर सभी का मुंह खुला रह जाता है। वो सभी अपनी रोनी सूरत बनाकर आकाश को देखते हैं, लेकिन आकाश उन सब को इग्नोर करके वानी को अपनी बाहों में उठाकर उसे कमरे में लेकर चला गया। सभी उन दोनों को जाते हुए देख रहे थे। दोनों के जाते ही अमन सोफे पर धड़ाम से बैठ गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो, लेकिन वो अब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। तभी आदि चैन की सांस लेकर उनके बगल में बैठ जाता है, जिसे इतना रिलैक्स देखकर रूही उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, यहाँ जीजू ने हमारी पूरे 1 महीने की सैलरी काट ली और तुम हो जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आदि की बात सुनकर रूही उसे देखती है तो आदि उसे समझाते हुए कहता है, पिछली बार उसने हमें पूरे 1 महीने के लिए घर से बाहर निकाल दिया था और तब तक हमारे कार्ड्स भी ब्लॉक करवा दिए थे। साथ में किसी को भी हमारी मदद करने से साफ मना किया था। आदि की बात को आगे बढ़ाते हुए अमन कहता है, तुम्हें पता है हमने पूरे 1 हफ्ते अपनी कार में सोए और खाना भंडारे में जाकर खाया। अमन की बात सुनकर मीरा, साक्षी और रूही अवाक रह गई। वो तो बस अपना फाड़े सामने बैठे अपने अपने पतियों को देख रही थी। तभी मीरा क्यूरियस होकर बोली, फिर आपने क्या किया और 1 हफ्ते के बाद आप कहाँ रहे। जिसका जवाब सोम देता है, वो बोला, दोनों ने आकाश के सामने बहुत रोए थे, जिस पर तरस खाकर उसने उन दोनों को घर में आने दिया, लेकिन कार्ड्स को अनब्लॉक नहीं करवाया। वहाँ तो किसी को भी उनकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि जब से उन्होंने आकाश को जाना था तब से अब तक उसने ऐसा कोई भी काम नहीं किया था, क्योंकि वो वानी के सामने खुद को शांत दिखाता था। तभी सोम कहता है, वो बहुत क्रूअल हार्टेड पसंद है और पता नहीं कब वो क्या कर दे, कोई नहीं जानता। जब अमन, सोम और आदि देखते हैं क्योंकि बीवियां उनकी बात पर भरोसा नहीं कर रही तो तीनों एक साथ कहते हैं, अगर हमारी बात पर भरोसा नहीं तो ऑफिस में किसी से भी पूछ लेना। इतना कहकर तीनों उठे और अपने अपने लटके हुए चेहरे लेकर अपने अपने कमरे में चले गए।
मीरा, रूही और साक्षी अभी भी वहीं बैठकर एक दूसरे का चेहरा देख रही थी, जिनमें डर साफ दिखाई दे रहा था। आखिर में हारकर तीनों एक दूसरे को देखती है तो एक एक से उठकर अपने अपने कमरे में चली जाती है। रोज की तरह आज भी रूही आदि के कमरे में सोने जाने के लिए अपना फेवरेट तकिया लेकर खड़ी थी। वो सोचती है, क्या मुझे जाना चाहिए? रूही अपना सर झटककर खुद से आगे कहती है, रूही तुझे क्या हुआ? क्यों सोच रही है इतना? जो होगा देखा जाएगा। इतना कहकर आदि के कमरे का दरवाजा खोलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन फिर कुछ सोचकर रुक जाती है और अपने कमरे में वापस चली जाती है। वही आज आदि पूरे जोश में था। वो आज रूही से अपने दिल का हाल बताने वाली था। वो रूही को बताना चाहता था कि उसे उसकी बंदरिया प्यार हो गया, जो ऑफकोर्स रूही ही है। आदि अपने कमरे में अपने दोनों हाथों को मलते हुए टहल रहा था। वो थोड़ा नर्वस था, लेकिन फिर वो खुद को समझाता है कि उसे डरना नहीं है। आदि बहुत देर तक रूही के आने का इंतजार करता है, लेकिन जब रूही नहीं आती तो वो परेशान होकर टाइम देखता है तो रात के 12 बज चुके थे, जिसे देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। आदि खुद से बोला, 12 बज गए और वो अभी तक नहीं आई। रूही सबके सोने के बाद 10 बजे ही आदि के कमरे में आ जाती थी। कोष्टक। अब रह रहकर आदि को रूही की फिक्र होने लगी थी, क्योंकि रूही अब तक उसके पास आ जाती थी। आदि परेशान होकर खुद से बोला, वो बंदरिया अब तक क्यों नहीं आई? कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? वो बाथरूम में फिर तो नहीं गई? आदि रूही के बारे में सोच कर परेशान हो रहा था, लेकिन अब जब उससे रहा नहीं जाता तो वो आखिर में खुद ही रूही के कमरे में उसे देखने चला जाता है। आदि रूही के कमरे के बाहर खड़ा था। उसके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। आदि देखता है रूही के कमरे की लाइट्स जल रही थी, जिसे देखकर वो रूही के कमरे का दरवाजा आराम से खोलकर अंदर आता है। तो वो जो देखता है उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। आदि सामने देखता है, जहां पर रूही इस वक्त खुद को पूरी तरह से कंबल से लपेटे सो रही थी। उसके हाथ पैर सब कुछ ढका हुआ था। रूही को आए देखकर आदि समझ जाता है कि उसे डर लग रहा है। यही सोचते हुए आदि अपनी कमर पर दोनों हाथ रख रूही को देख अपने मन में कहता है, जब इस लड़की को इतना ही डर लग रहा था तो ये मेरे पास क्यों नहीं आई? अब देखो कब्र में सो रही मम्मी की तरह लिपटी डली है। आदि रूही के पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहाँ उठने वाली थी। सोते हुए वो कुंभकर्ण की छोटी बहन बन जाती है, जिसे एक बार सोने के बाद अगर कोई मारकर भी चला जाए तो उसे पता नहीं चलेगा। इतनी गहरी नींद सोती थी वो। आदि धीमे से रूही का सर कंबल से बाहर निकालकर उसका खूबसूरत चेहरा देखता है। फिर उसके माथे पर प्यार से किस कर देता है। इसके दिल की धड़कनें बढ़ रही थी, जिसे वो कंट्रोल करने के लिए लंबी लंबी सांसें लेता है। उसकी नज़र इस वेट रूही के सो रहे खूबसूरत चेहरे पर थी। वो उसके माथे पर किस करता करके कहता है, पता नहीं कैसे लेकिन अब मुझे तुम्हारी आदत हो चुकी है। तुम्हारा बात बात पर मुझ पर गुस्सा करना, मुझे छेड़ना, परेशान करना, अब इस दिल को अच्छा लगने लगा है। अब तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा सा लगता है, जैसे अंदर से कुछ खाली हो। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे मेरी हद पता है। लेकिन बहुत जल्द ही हम एक होंगे, और मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम कभी भी मेरा साथ छोड़ने के बारे में सोचोगी भी नहीं। क्योंकि मुझे पता है तुम्हें जहाँ हैंडसम लड़के दिखे नहीं, वहीं शुरू हो जाती हो उसके साथ फ्लर्ट करना। आदि रूही को अपने दिल की सारी बातें बता देता है, लेकिन अफसोस रूही अभी इन सब से अनजान थी, क्योंकि वो अभी सो रही थी।
लेकिन आदि की बातें सुनकर को सोते हुए ही मुस्कुरा देती है, जिसे देखकर आदि हंसने लगता है। उसके बाद वो रूही के बगल में लेटकर उसे अपने सीने में छुपाकर सो जाता है। कुछ ही देर में उसे भी नींद आ जाती है। अगली सुबह रघुवंशी पैलेस में सभी तैयार होकर एक साथ हॉल में बैठे थे, क्योंकि सभी एक साथ आज बाहर घूमने जाने वाले थे, जिसके बारे में सोचकर ही सभी खुश हो रहे थे, जिनमें सबसे ज्यादा खुश वानी थी। आखिर हो भी क्यों ना, एक हफ्ते बाद उसे यहाँ से बाहर निकलने का मौका मिल रहा था। इसे वो कभी भी अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। अब सबकी नज़र सीढ़ियों पर थी। वो सभी लोग आकाश के आने का वेट कर रहे थे। जैसे ही आकाश सीढ़ियों से नीचे आया, सभी इसे देखते रह गए। आज आकाश ने वाइट टी शर्ट के साथ ब्लू डेनिम जीन्स और जैकेट पहन रखी थी। साथ में हाथ में महंगी व्रिस्ट वॉच और बालों को हल्का मैसी किया था। वो बहुत हैंडसम लग रहा था। आकाश की वानी देखते ही वानी के दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। वो आकाश के चेहरे से अपनी नज़र नहीं हटा पा रही थी। उसे अब खुद पर गर्व हो रहा था। आखिर उसके पास इतना हैंडसम और कमाऊ पति जो था, जो अपने एक इशारे से पूरा मुंबई हिलाने की हिम्मत रखता था। आकाश वानी को खुद को ऐसे देखते देख मुस्कुराया और वानी के पास जाकर धीमे से बोला, तो मिसेज वानी, आकाश रघुवंशी, अब चले हम। आकाश की बात सुनकर वानी होश में आती है। वो मुस्कुराते हुए आकाश को देखती है, फिर उसकी बाहें पकड़कर आगे जाने लगती है। सभी खुश थे, लेकिन इस बात से अनजान कि उनके साथ कुछ बड़ा होने वाला है। कोई मुसीबत उनके पीछे पड़ने वाली है, जो बदल कर रख देगी उनकी जिंदगी। तो क्या होगा आगे की कहानी में? क्या होने वाला है आगे? वानी आखिर क्या करना चाहती है? क्या होगा उन सभी के साथ? आगे की कहानी जानने के लिए पढ़त योर माइंड डेविल सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। ये चैप्टर आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। हेलो फ्रेंड्स, एक न्यू स्टोरी आई है। मुझे आशा है कि आपको वो पसंद आएगी, तो उसे भी ज़रूर पढ़िएगा और उसे अपना प्यार दीजिएगा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक सिंपल सी लड़की कनक अचानक बन गई पूरे राजस्थान की हुक्मरानी सा। ये कहानी है अभय प्रताप सिंह की, जो पूरे राजस्थान का हुक्म सा है। पूरी इंडिया में उसका नाम है और साथ ही विदेशों में भी उसकी कई कंपनियां हैं। अभय खुद के शादी के मंडप में बैठी दुल्हन को छोड़कर किसी दूसरी लड़की के साथ उसके दूल्हे को मंडप से हटाकर जबरदस्ती शादी कर लेता है। आखिर क्या कारण है अभय के ऐसा करने का? क्या कनक कभी अभय को अपनाएगी? क्या होगी इन दोनों के इस जबरदस्ती के रिश्ते की मंजिल? जानने के लिए पढ़िए एंजल्स लव और डेविल प्रिंस सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। 117 वानी की सौतन और आदि का प्यार। आकाश वानी को खुद को ऐसे देखते देख मुस्कुराया और वानी के पास जाकर धीमे से बोला, तो मिसेज वानी, आकाश रघुवंशी, अब चले हम। आकाश की बात सुनकर वानी होश में आती है। वो मुस्कुराते हुए आकाश को देखती है, फिर उसकी बाहें पकड़कर आगे जाने लगती है। सभी खुश थे, लेकिन इस बात से अनजान कि उनके साथ कुछ बड़ा होने वाला है। कोई मुसीबत उनके पीछे पड़ने वाली है, जो बदल कर रख देगी उनकी जिंदगी। सभी बैठकर बातें कर ही रहे थे कि तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी, जिसकी आवाज़ सुनकर सभी एक साथ दरवाजे की तरफ पलटकर देखते हैं, जहां दरवाजे पास दो लड़कियां खड़ी थीं, जिनकी आंखों में काले रंग के चश्मे चढ़े थे। शॉर्ट ड्रेस पहने, चेहरे पर मेकअप, खुले बाल, चेहरे पर अलग ही घमंड, जिन्हें देखते ही अमन का और सोम का मुंह खुला रह गया। वहीं आदि नाखुश दिख रहा था। वानी, मीरा, रूही और साक्षी उन्हें कंफ्यूज भरी नज़रों से देख रही थी। आकाश के चेहरे इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं थे।
तभी वो दोनों लड़कियां एक दूसरे को देखती है और फिर अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए अंदर आ जाती है। पहली लड़की अंदर आते हुए सीधा आकाश की तरफ बढ़ गई। वो आकाश के गले लगते हुए बोली, ही अक्कू बेबी। लेकिन आकाश वानी की तरफ देख रहा था, जो अपनी आंखें छोटी करके दोनों को ही घूर रही थी। कि तभी दूसरी लड़की जाकर आदि से ऐसे चिपक गई जैसे कोई फेविकोल से चिपक जाता है। वो आदि से चिपकते हुए बोली, आदि आई रियली मिसिंग यू, फाइनली आज तुम मुझे मिल गए। वही आदि खुद हैरान था, उसके दोनों हाथ हवा में थे और वो लाचारी से रूही को देख रहा था, जैसे उसे समझाने की कोशिश कर रहा हो। रूही उसका मन तो उस लड़की को मार डालने का कर रहा था। जब को दोनों एक दूसरे से अलग हुए हुए तो ये देखकर रूही गुस्से में उनके पास गई और झटके से दोनों को अलग करके बोली, यहाँ कोई भारत मिलाप चल रहा है जो ऐसे चिपके खड़े हो। रूही के ऐसे अलग करने से वो लड़की लड़खड़ा गई। वो आदि से दूर हो गई। वो गुस्से में रूही को देखते हुए बोली, यूँ तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे हाथ लगाओ। रेशमा सिन्हा को उस लड़की की बात सुनते ही रूही उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, क्या क्या कहा तुमने? अभी मैंने ठीक से सुना नहीं। रेशा का कीड़ा। अपने नाम का मजाक बनते देख रेशम को रूही पर गुस्सा आ रहा था। वहीं पहली लड़की आकाश से दूर ही नहीं हो रही थी। जब वानी ने उसे देखा तो वो उसे उससे दूर करते हुए बोली, अगर मेरे पति से चिपकना हो गया हो तो अब दूर हो उससे। वही साक्षी पहली लड़की को देखते हुए अपने मन में बोली, ये लो आ गई जेठानी की एक और सौतन सी। वही वानी उस लड़की को कहकर वो उसे आकाश से दूर करती है। लेकिन वह लड़की अब हैरानी और कंफ्यूजन के मिले जुले भाव से आकाश को देख रही थी। वो झल्लाते हुए बोली, व्हाट पति, क्या बकवास कर रही हो तुम? फिर वो अमन और आकाश की तरफ देखती है, जो उसे ही घूर रहे थे। तभी अचानक से वो हंसने लगी और हंसते हुए बोली, तुम सब मिलकर मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो ना, क्योंकि मैं यहाँ तुम्हें बिना बताए आ गई। पहली लड़की की बात पर अमन बोला, वो सच में मेरी भाभी हैं, वो भी सबसे प्यारी। इतना कहकर अमन वानी को देखकर मुस्कुराता है। वानी भी उसे देखकर मुस्कुराती है, फिर उस लड़की की तरफ देखती है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच जाता है। पहली लड़की ने आकाश का हाथ पकड़ रखा था। वो बोली, अक्कू तुम अमन से कहो ना कि मजाक करना बंद करो। जिस पर आकाश कहता है, वो सही कह रहा है, वानी मेरी वाइफ है और हम मैरिड है। इतना कहकर वो वानी के पास जाकर उसे अपनी बाहों में भरकर खड़ा हो गया। आकाश वानी को खुद को ऐसे देखते देख मुस्कुराया और वानी के पास जाकर धीमे से बोला, तो मिसेज वानी, आकाश रघुवंशी, अब चले हम। आकाश की बात सुनकर वानी होश में आती है। वो मुस्कुराते हुए आकाश को देखती है, फिर उसकी बाहें पकड़कर आगे जाने लगती है। सभी खुश थे, लेकिन इस बात से अनजान कि उनके साथ कुछ बड़ा होने वाला है। कोई मुसीबत उनके पीछे पड़ने वाली है, जो बदल कर रख देगी उनकी जिंदगी। सभी बैठकर बातें कर ही रहे थे कि तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी, जिसकी आवाज सुनकर सभी एक साथ दरवाजे की तरफ पलटकर देखते हैं, जहां दरवाजे पास 2 लड़कियां खड़ी थीं, जिनकी आंखों में काले रंग के चश्मे चढ़े थे। शॉर्ट ड्रेस पहने, चेहरे पर मेकअप, खुले बाल, चेहरे पर अलग ही घमंड, जिन्हें देखते ही अमन का और सोम का मुंह खुला रह गया। वहीं आदि नाखुश दिख रहा था। वानी, मीरा, रूही और साक्षी उन्हें कंफ्यूज भरी नजरों से देख रही थी। आकाश के चेहरे इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। तभी वो दोनों लड़कियां एक दूसरे को देखती है और फिर अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए अंदर आ जाती है। पहली लड़की अंदर आते हुए सीधा आकाश की तरफ बढ़ गई। वो आकाश के गले लगते हुए बोली, ही अक्कू बेबी।
लेकिन आकाशवाणी की तरफ देख रहा था जो अपनी आंखें छोटी करके दोनों को ही घूर रही थी। कि तभी दूसरी लड़की जाकर आदि से ऐसे चिपक गई जैसे कोई फेविकोल से चिपक जाता है। वो आदि से चिपकते हुए बोली, आदि आई रियली मिसिंग यू, फाइनली आज तुम मुझे मिल गए। वही आदि खुद हैरान था, उसके दोनों हाथ हवा में थे और वो लाचारी से रूही को देख रहा था, जैसे उसे समझाने की कोशिश कर रहा हो। रूही उसका मन तो उस लड़की को मार डालने का कर रहा था। जब को दोनों एक दूसरे से अलग हुए तो ये देखकर रूही गुस्से में उनके पास गई और झटके से दोनों को अलग करके बोली, यहाँ कोई भारत मिलाप चल रहा है जो ऐसे चिपके खड़े हो। रूही के ऐसे अलग करने से वो लड़की लड़खड़ा गई। वो आदि से दूर हो गई। वो गुस्से में रूही को देखते हुए बोली, यूँ तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे हाथ लगाओ। रेशमा सिन्हा को उस लड़की की बात सुनते ही रूही उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, क्या क्या कहा तुमने अभी? मैंने ठीक से सुना नहीं। रेशा का कीड़ा। अपने नाम का मजाक बनते देख रेशम को रूही पर गुस्सा आ रहा था। वहीं पहली लड़की आकाश से दूर ही नहीं हो रही थी। जब वानी ने उसे देखा तो वो उसे उससे दूर करते हुए बोली, अगर मेरे पति से चिपकना हो गया हो तो अब दूर हो उससे। इतना कहकर वो उसे आकाश से दूर करती है। लेकिन वह लड़की अब हैरानी और कन्फ्यूजन के मिले जुले भाव से आकाश को देख रही थी। वो झल्लाते हुए बोली, व्हाट पति, क्या बकवास कर रही हो तुम? फिर वो अमन और आकाश की तरफ देखती है जो उसे ही घूर रहे थे। तभी अचानक से वो हंसने लगी और हंसते हुए बोली, तुम सब मिलकर मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो ना, क्योंकि मैं यहाँ तुम्हें बिना बताया आ गई। पहली लड़की की बात पर अमन बोला, वो सच में मेरी भाभी हैं, वो भी सबसे प्यारी। इतना कहकर अमन वानी को देखकर मुस्कुराता है। वानी भी उसे देखकर मुस्कुराती है। फिर उस लड़की की तरफ देखती है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच जाता है। पहली लड़की ने आकाश का हाथ पकड़ रखा था। वो बोली, अक्कू तुम अमन से कहो ना कि मजाक करना बंद करो। जिस पर आकाश कहता है, वो सही कह रहा है, वानी मेरी वाइफ है और हम मैरिड है। इतना कहकर वो वानी के पास जाकर उसे अपनी बाहों में भरकर खड़ा हो गया। तो क्या होगा आगे? आखिर कौन है ये लड़की और इसका आकाश और वानी की जिंदगी में क्या असर पड़ेगा? रेशमा आदि का क्या रिश्ता है? क्या सभी लड़कियां उनके बारे में जान पाएगी? यू आर माइंड डेविल सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। ये चैप्टर आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। हेलो फ्रेंड्स, एक न्यू स्टोरी आई है। मुझे आशा है कि आपको वो पसंद आएगी, तो उसे भी ज़रूर पढ़िएगा और उसे अपना प्यार दीजिएगा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक सिंपल सी लड़की कनक अचानक बन गई पूरे राजस्थान की हुक्मरानी सा। ये कहानी है अभय प्रताप सिंह की, जो पूरे राजस्थान का हुक्म सा है। पूरी इंडिया में उसका नाम है और साथ ही विदेशों में भी उसकी कई कंपनियां हैं। अभय खुद के शादी के मंडप में बैठी दुल्हन को छोड़कर किसी दूसरी लड़की के साथ उसके दूल्हे को मंडप से हटाकर जबरदस्ती शादी कर लेता है। आखिर क्या कारण है अभय के ऐसा करने का? क्या कनक कभी अभय को अपनाएगी? क्या होगी इन दोनों के इस जबरदस्ती के रिश्ते की मंजिल? जानने के लिए पढ़िए एंजल्स लव और डेविल प्रिंस सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। सॉरी फ्रेंड्स, वो आज मेरा एग्ज़ाम था इसलिए मैं कल चैप्टर अपलोड नहीं कर पाई, क्योंकि मैं इस टाइम अपने घर पर नहीं हूँ, इसलिए मैं चैप्टर नहीं दे पाई और मैं बहुत थक भी गई हूँ। एग्ज़ाम की टेंशन में दिमाग नहीं चल पा रहा। मुझे आशा है आप समझेंगे। एक बार फिर से सॉरी। अनटाइटल्ड चैप्टर। पहली लड़की ने आकाश का हाथ पकड़ रखा था। वो बोली, अक्कू तुम अमन से कहो ना कि मजाक करना बंद करो। जिस पर आकाश कहता है, वो सही कह रहा है, वानी मेरी वाइफ है और हम मैरिड है। इतना कहकर वो वानी के पास जाकर उसे अपनी बाहों में भरकर खड़ा हो गया।
उसे देखकर वो सदमे में थी। वो तो बस अपनी आंखें फाड़े वाणी और आकाश को देख रही थी। उसके साथ रेशमा का भी यही हाल था। उन दोनों को ऐसे देख रूही धीमे से बोली, अब लगा ना 440 बोल्ट का झटका 880 में। पहली लड़की को ऐसे हैरानी में देख साक्षी उसके कंधे में हाथ रह उसे हिलाते हुए बोली, ओए हेलो, तुम्हें क्या हुआ? सांप सूंघ गया क्या? जिसे सुन मीरा अपने हाथ से अपना मुंह छुपाकर हंसने लगी, लेकिन सोम उसे जल्दी से शांत करवा लेता है। तभी पहली लड़की अपनी रोनी सूरत बनाकर बोली, लेकिन अक्कू, तुमने तो मुझे शादी करने का प्रॉमिस किया था। लड़की की बात सुनते ही वहां सभी के मुंह खुले रह गए। वही वानी अपनी आंखें छोटी करके आकाश को घूर रही थी, जिसे देखते हुए आकाश बोला, मैंने कभी भी तुमसे ऐसा नहीं कहा। वो आगे कुछ बोलने को हुई कि उससे पहले ही वानी उसे रोकते हुए कहती है, ओ मैड, तुम हो कौन जो मेरे सामने मेरे पति पर ही डोरे डाल रही हो? वानी की बात सुनकर पहली लड़की थोड़ी अकड़ के साथ बोली, मैं शालू चंद्रवंशी, अक्कू की बचपन की दोस्त। उसके आगे बोलने से पहले ही आदि बीच में ही बोल पड़ता है, और हम सबकी बहन। जिस पर शालू चिढ़ते हुए बोली, व्हाट यू मीन, मैं आकाश की बहन नहीं औक। जिसे सुनकर वानी चिढ़ गई। अब आकाश को गुस्सा आ रहा था। वो कुछ बोलना चाहता था लेकिन बोला नहीं। तभी उसकी नज़र शालू पर गई, जिसकी आंखों में आंसू थे। शालू को देखकर आकाश कुछ नहीं बोला। तभी रूही बीच में बोली, अब अगर आप सबकी बातें हो गई है तो हम लोग चले बेबी। इतना कहकर वो आदि का हाथ पकड़ लेती है, जिसे देख रेशमा की आंखें बड़ी हो गई। रेशमा जल्दी से रूही से पास जाकर उसका हाथ झटक देती है। रेशमा रूही का हाथ छुड़ाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदि को हाथ लगाने की? रेशमा की बात सुनकर रूही गुस्से में बोली, तुम्हारा आदि। इतना कहकर वो आदि को खा जाने वाली नजरों से देखती है, जिसे देखते ही आदि अपना सर ना में हिला देता है। आदि अपने मन में कहता है, अरे मेरी माँ क्यों मुझे मरवाने पर तुली है? तभी रूही बोली, पहली बात आदि मेरा है, और दूसरी बात, अगर अब तूने मेरे बॉयफ्रेंड का हाथ नहीं छोड़ा तो मैं तुझे जान से मार डालूंगी। ये सब कहते हुए रूही रेशमा का हाथ देख रही थी, जिसने अभी आदि के हाथ को पकड़ रखा था। रूही की धमकी सुनकर 1 मिनट के लिए रेशमा भी डर गई। वो आदि का हाथ छोड़ देती है। सभी की आधे घंटे की बहस के बाद सब शांत हो गए। वही सभी नौकर हैरानी से अपने सामने चल रहे तमाशे को देख रहे थे, जहां आकाश और आदि के लिए लड़कियों की जंग छिड़ चुकी थी। अमन तो आराम से बैठकर तमाशा देख रहा था। वो बोला, अगर इसके साथ पॉपकॉर्न होते तो और मजा आता। अमन की बात सुनकर साक्षी उसे डांटते हुए कहती है, चुप रहो। यहाँ मेरी सहेलियों की सौतन उनके सामने खड़ी है और तुम्हें बातें बनाने की पड़ी है। जिसे सुनकर अमन मुंह बना लेता है। आखिर में जब वो शांत नहीं होती तो आकाश गुस्से में चिल्लाकर कहता है, शट अप, ये क्या जब से चूहे बिल्लियों जैसे तू मैं लगाकर रखा है? और तुम शालू, एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं अब शादीशुदा हूँ तो तुम मुझसे दूर रहो, समझी? आकाश की बात सुनकर शालू की आंखों में आंसू आ गए। रेशमा अभी भी रूही से लड़ रही थी। रूही भी कहा किसी से कम थी, वो तो रेशमा को पीटने वाली थी कि आकाश की आवाज सुनकर रुक गई। उसके बाद आकाश वहां से चला गया। उसके पीछे सोम और अमन भी चले गए, जिन्हें जाते देख साक्षी उदास होकर बोली, इसका मतलब आज शॉपिंग पर जाना कैंसल। साक्षी की बात सुनकर मीरा उसे घूर कर देखती है, फिर कहती है, इतना सब होने के बाद भी तुम्हें शॉपिंग की पड़ी है? जिस पर साक्षी जल्दी से सफाई देते हुए कहती है, अरे मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी, और तुम उन चुड़ैलों का गुस्सा मुझ पर उतारना बंद करो।
साक्षी की बात सुन मीरा कंफ्यूज नजरों से साक्षी को देखती है तो साक्षी उसे रेशमा और शालू की तरफ इशारा कर देती है। आकाश के जाने के बाद वानी भी गुस्से में अपने कमरे में चली गई। आदि अभी रूही को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रूही गुस्सा करते हुए बोली, तुम कमीने धोखेबाज, अब मुझसे बात मत करना। तुम्हारा पहले से किसी और के साथ चक्कर चल रहा था ना, इसलिए। इतना कहकर रूही अपनी बात को अधूरी छोड़कर अपने कमरे में भाग जाती है। रूही को रोता देख आदि भी उसके पीछे उसे मनाने के लिए जाता है। वो जाने से पहले एक बार रेशमा को गुस्से में देखता है, फिर वो रूही के पीछे चला जाता है। अब वहां साक्षी, मीरा, रेशमा और शालू बचे थी। तभी साक्षी दोनों को टांट मारते हुए बोली, अब अगर तुम दोनों का तमाशा खत्म हो गया तो निकलो यहाँ से। साक्षी की बात सुन शालू उसे गुस्से में देखते हुए कहती है, आखिर तुम होती कौन हो मुझे यहाँ से निकालने वाली। साक्षी भी उसे की टोन में कहती है, अमन रघुवंशी की धर्मपत्नी और साक्षी अमन रघुवंशी और रघुवंशी खानदान की छोटी बहू। जिसे सुनकर शालू के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई। वो बोली, ओ तो तुम हो मेरी होने वाली देवरानी। वेल बस कुछ दिन और फिर तुम खुद मुझे इज्जत दोगी, क्योंकि मैं बहुत जल्द मिसेज आकाश रघुवंशी बनने वाली हूँ। शालू की बात सुनकर साक्षी और मीरा का खून खौल उठता है। दोनों अपनी लाल हो चुकी आंखों से शालू को घूर रही थी, जैसे उसे अभी जलाकर भस्म कर देंगी। साक्षी बोली, तेरी इतनी हिम्मत, रुक तुझे तो मैं बताती हूँ। इतना कहकर वो शालू को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन मीरा उसे पकड़ लेती है। वही शालू दोनों को इग्नोर करके एक नौकर से अपना सामान लाने का कहकर वहां से चली जाती है, क्योंकि अब शालू और रेशमा दोनों वहीं रहने वाली थी। दोनों को जाते देख साक्षी गुस्से से पागल हो चुकी थी। वो बोली, अरे ये कैसे हमारे घर में रह सकती है। साक्षी उन्हें रोकने उनके पीछे जाने वाली थी कि मीरा उसे रोकते हुए कहती है, साक्षी अभी उन दोनों को छोड़ना, पहले हमें चलकर वानी को देखना चाहिए। वो गुस्से में दिख रही थी। तू तो जानती है उसे इस टाइम स्ट्रेस नहीं लेना है। मीरा की हाँ में हाँ मिलाते हुए साक्षी बोली, तुम सही कह रही हो। इन चमगादड़ की बच्चियों को तो मैं बाद में देखती हूँ। उसके बाद दोनों वानी के कमरे की तरफ चली गई। वहीं दूसरी तरफ रूही गुस्से में अपने कमरे का दरवाजा बंद करने वाली होती है, लेकिन तभी आदि दरवाजे पर अपने पैर अड़ाते हुए दरवाजे को रोक देता है और रूही को समझाते हुए कहता है, यार रूही, पहले मेरी बात तो सुन लो। रूही गुस्से में आदि को देखती है और कहती है, मेरे पास क्यों आए हो, जाओ ना अपनी उसी सोकोल्ड गर्लफ्रेंड के पास। इतना कहकर रूही दरवाजा बंद करने लगती है, लेकिन आदि दरवाजे को धक्का देकर कमरे में आ जाता है। आगे की कहानी में क्या होगा? आखिर क्या मकसद है रेशमा और शालू के आने का? क्या असर पड़ेगा इसका सबकी जिंदगी पर? क्या आदि रूही को मना पाएगा? जानने के लिए पढ़ते रहे यू आर माइंड डेविल सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। ये चैप्टर आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। सॉरी फ्रेंड्स, कल चैप्टर अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि मैं इस टाइम मेरी बुआ की शादी है और सभी काम में बिजी रहते हैं, इसलिए मैं चैप्टर नहीं दे पाई और मैं बहुत थक भी गई हूँ। एग्जाम की टेंशन में दिमाग नहीं चल पा रहा। मुझे आशा है आप समझेंगे। एक बार फिर से सॉरी। 119 आकाश मेरा है, मैं उसे पाकर रहूंगी। मेरे पास क्यों आए हो, जाओ ना अपनी उसी सोकोल्ड गर्लफ्रेंड के पास। इतना कहकर रूही दरवाजा बंद करने लगती है, लेकिन आदि दरवाजे पर अपना पैर अड़ाकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर रूही गुस्से में उसके पैर पर मारती है और गुस्से में कहती है, दरवाजे से अपना पैर हटाओ। जिस पर आदि कहता है, यार पहले मेरी बात तो सुन लो। तुम क्यों राई का पहाड़ बनाने पर तुली हो?
आदि की बात सुनकर रूही गुस्से से आग बबूला हो गई। वो बोली, तुम्हें मेरी बातें राई का पहाड़ लगती है, तो अब चढ़ते रहो उस पर। इतना कहकर रूही जोर से आदि के पैर पर मारती है और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। वही आदि अपने एक हाथ से अपना पैर पकड़ के खड़ा था। आदि की हालत धोबी के कुत्ते जैसे हो गई थी, जो घर का ना घाट का। एक तरफ रूही भी उससे गुस्सा हो गई थी, वही दूसरी ओर आकाश, अमन और सोम तीनों उसे बिना बताए कहीं चले गए थे। थक हार कर आकाश अपने कमरे में चला गया। वही दूसरी ओर वाणी अपने कमरे में बेड पर गुस्सा होकर बैठी थी। तभी साक्षी और मीरा उसके कमरे में आती है। वो दोनों दरवाजे के पास खड़ी होकर वाणी को देख रही थी, जो इस वक्त कुछ सोच रही थी। साक्षी और मीरा एक दूसरे को देखती है, फिर आंखों से कुछ इशारा करके वाणी के पास जाती है। साक्षी वाणी के पास जाकर बैठते हुए बोली, वानू तू ठीक है? जिसका जवाब देते हुए वाणी ने कहा, हाँ मुझे क्या हुआ है, देखो मैं तो एक नंबर हूँ। ये कहते हुए वो गुस्से में दिख रही थी। वाणी को गुस्से में देखते हुए मीरा बोली, अरे मेरी झांसी की रानी शांत हो जा, वरना तेरे क्रोध से वो दोनों चुड़ैलें जलकर मर जाएंगी। तभी साक्षी बोली, तुम समझने की कोशिश करो, ये तुम्हारे और बेबी के लिए अच्छा नहीं है। जिसे सुनकर वाणी थोड़ा शांत होती है। कुछ देर तक बात करने के बाद वाणी का मूड अब ठीक हो चुका था। वाणी खड़ी हुई और बोली, पता करो इन दोनों चूहिया के बारे में और ये यहाँ क्यों आई है। वाणी की बात पर साक्षी अपना सर हाँ में हिलाती है और कहती है, शाम तक उनकी सारी डिटेल्स तुम्हारे पास होंगी। इतना कहकर साक्षी कमरे से चली गई। साक्षी के जाने के बाद मीरा एक नज़र वाणी को देखती है, फिर वो भी चुपचाप वहां से चली जाती है। शाम को आकाश, सोम और अमन घर वापस आए तो उन्होंने देखा सामने सोफे पर रेशमा और शालू बैठी थी, जिन्हें देखते हुए अमन ने आकाश और सोम से कहा, भाई आज भाभियां दिखाई नहीं से रही, कहाँ गई वो। अमन की बात सुन सोम पूरे हॉल में अपनी नजरें घुमाकर देखता है, तो वहां पर कोई भी नहीं दिखता। तीनों अंदर आ ही रहे थे कि तभी एक नौकर उनके पास जाकर अमन को एक चिट्ठी थमाता है और उसके कान में कहता है, ये छोटी बहुरानी ने आपको देने के लिए कहा है। अमन के इशारा करने पर वो चला गया। नौकर के जाने के बाद अमन अपने हाथ में पकड़े लेटर को खोलकर पढ़ता है। जैसे जैसे वो उसे पढ़ रहा था वैसे वैसे उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते जा रहे थे। आकाश और सोम भी अमन के बदलते एक्सप्रेशन देखकर कंफ्यूज थे। तभी सोम धीमी आवाज में आकाश से बोला, इसे क्या हुआ जो ऐसे मुंह बनाए खड़ा है। फिर सोम अमन के पास जाता है और उसके कंधे में हाथ रखकर उसे कहता है, अबे तुझे कौन से मच्छर ने काट लिया जो ऐसा मुंह बनाए खड़ा है। अमन अपने हाथ में पकड़े पर्ची को देख रहा था। वो उसे सोम की तरफ बढ़ा देता है, तो सोम भी उस लेटर को पढ़ता है, जिसे पढ़ने के बाद सोम के रिएक्शन भी अमन के जैसे थे। अब आकाश दोनों को कंफ्यूज नज़रों से देखता है और झटके से सोम के हाथ से लेटर छीनकर उसे पढ़ता है। वो जैसे जैसे उसे पढ़ रहा था वैसे वैसे उसके चेहरे के भाव बदलने लगे थे। उस लेटर में लिखा था, जब तक ये दोनों चुड़ैलें यहाँ रहेगी तब तक आप सब बाहर रहेंगे। उसके नीचे कैप्शन में वाणी, साक्षी और मीरा का नाम था। इसका मतलब ये तीनों ने मिलकर लिखा था। अब आकाश के भी होश उड़ चुके थे। तभी अमन रोनी बनाकर बोला, अब हम क्या करेंगे, हमारी बीवियों ने हमें बाहर निकाल दिया। अमन की नौटंकी देख सोम उसके सर पर चपत लगाता है और गुस्से में कहता है, अपनी बकवास बंद कर, उन्होंने हमें बस कमरे से निकाला है, घर से नहीं। जैसे ही अमन ने सोम की बात सुनी वो नॉर्मल हो गया और बेफिक्री से बोला, ओ तो फिर ठीक है।
अब आकाश और सोम दोनों को अमन के ऊपर गुस्सा आ रहा था। गुस्से में दोनों को घूरने के बाद आकाश वहां से अपने कमरे की तरफ चला गया, जिसे जाते हुए शालू ने देख लिया। वो जब तक आकाश को रोक पाती तब तक आकाश वहां से चला गया। जिसे जाते देख शालू का मुंह बन गया। वो गुस्से में बोली, ये ऐसे कैसे मुझे इग्नोर कर सकता है। तो पीछे से रेशमा शालू के कंधे पर हाथ रखकर उससे कहती है, तुम चिंता मत करो बेबी, बहुत जल्द वो तुम्हारा होगा। ये कहते हुए रेशमा के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। रहस्यमयी मुस्कान को देख शालू भी मुस्कुरा दी। वही दूर खड़ी एक नौकरानी दीवार के पीछे खड़ी छिपकर दोनों की बात सुन रही थी। वो धीमे से वहां से निकली और चली गई। वही आकाश अपने कमरे के बाहर दरवाजे पास खड़ा था और वाणी जो कमरे के अंदर थी उससे दरवाजा खोलने को कह रहा था, लेकिन वाणी ने दरवाजा नहीं खोला। जिसे देख आकाश चिढ़ते हुए बोला, अब वो दोनों यहाँ रह रही है तो इसमें मेरी गलती कहाँ से हुई जो तुम मुझे कमरे से बाहर निकाल रही हो। आकाश अब बोल ही रहा था कि तभी कमरे का दरवाजा खुला। इससे पहले कि आकाश कुछ भी सोच या समझ पाता, उसके पैरों पास एक बैग आकर गिरा, जिसकी चैन खुली हुई थी और उसमें से आकाश के कपड़े बाहर निकल रहे थे। आकाश कुछ पूछ पाता उससे पहले ही वाणी दरवाजे पास खड़ी होकर आकाश को घूरती हुई बोली, ये रहे आपके कपड़े। और इतना कहकर वाणी दोबारा से दरवाजा बंद कर लेती है। इसी के साथ आकाश भी अपनी आंखें कसके भींच लेता है। आकाश वाणी को दरवाजा खोलने की कह रहा था, वो उसे मनाने की पूरा कोशिश कर रहा था, लेकिन वाणी गुस्से में कुछ नहीं सुनती। वो कमरे के अंदर से ही चिल्लाकर कहती है, जाए अब अपनी उस शालू के पास जिससे आपने शादी का वादा किया था। आकाश तो बस हैरानी से उसकी बातें सुन रहा था, क्योंकि वो जानता था कि उसकी प्यारी बीवी उसकी एक भी बात नहीं सुनने वाली। आखिर में उसने गहरी सांस ली और फिर नीचे पड़े बैग और अपने कपड़े उठाकर वहां से चला गया। जब वो नीचे पहुंचा तो उसने देखा अमन और सोम भी अपना अपना सामान लिए नीचे खड़े थे। आकाश दोनों को घूर कर देखता है तो सोम चिढ़ते हुए कहता है, यार तू ना मुझे ऐसे घूरना बंद कर। तेरे घूरने से कहीं कुछ होगा नहीं, बल्कि में बीपी जरूर हाई हो जाएगा। हालांकि उसने आखिर की लाइन अपने मन में कही थी। 120 अनटाइटल्ड चैप्टर। जाए अब अपनी उस शालू के पास जिससे आपने शादी का वादा किया था। आकाश तो बस हैरानी से उसकी बातें सुन रहा था, क्योंकि वो जानता था कि उसकी प्यारी बीवी उसकी एक भी बात नहीं सुनने वाली। आखिर में उसने गहरी सांस ली और फिर नीचे पड़े बैग और अपने कपड़े उठाकर वहां से चला गया। जब वो नीचे पहुंचा तो उसने देखा अमन और सोम भी अपना अपना सामान लिए नीचे खड़े थे। आकाश दोनों को घूर कर देखता है तो सोम चिढ़ते हुए कहता है, यार तू ना मुझे ऐसे घूरना बंद कर। तेरे घूरने से कहीं कुछ होगा नहीं, बल्कि में बीपी जरूर हाई हो जाएगा। हालांकि उसने आखिर की लाइन अपने मन में कही थी। तीनों के चेहरे देखने लायक थे, क्योंकि उनकी बीवियों ने उन्हें कमरे से बाहर निकाल दिया था। सही कहते हैं, शादी के बाद शेर भी चूहा बन जाता है। देखो अब जिस द ग्रेट डेविल ए उर्फ आकाश रघुवंशी से सब डरते हैं, वो अपनी बीवी से डरता है। आवाज को सुनकर आकाश के साथ सोम और अमन भी सीढ़ियों के पास खड़े शख्स को देखते हैं जो उन तीनों को देखकर हंस रहा था, जैसे उनका मजाक उड़ा रहा हो। ये कोई और नहीं आदि था, जो उन तीनों की हालत देख उनके मजे ले रहा था। आदि को अपने ऊपर हंसते देख सोम गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, अपने दांत दिखाना बंद कर वरना अभी इन्हें तोड़कर हाथ में दे दूंगा। सोम की बात को इग्नोर करते हुए आदि ने कहा, लगता है यहाँ किसी का दिल टूट गया है। आदि की बात का जवाब देते हुए अमन बोला, भाई इतना भी खुश मत हो।
भले ही आज हमारी वाली ने हमें कमरे से बाहर निकाल दिया हो, लेकिन फिर भी हम उनके पति ही रहेंगे और वो हमारे साथ ही रहेंगी। लेकिन आपका क्या, आपकी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। कहीं ऐसा ना हो साली साहिबा गुस्से में कहीं आपको छोड़कर इतना बोलकर अमन अपनी बात को बीच में ही अधूरा छोड़ देता है। उनकी बातें सुनकर आदि के चेहरे पर भी सिकन आ गई, लेकिन वो उन्हें जल्दी से छुपा लेता है और फिर से हंसते हुए कहता है, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं तो जैसे तैसे उसे मना ही लूंगा। वैसे भी मुझे यहाँ रहना है। बाय द वे तुम तीनों अभी निकलो यहाँ से। आकाश, सोम और अमन तीनों आदि को घूर कर देखते हैं और फिर अपने अपने बैग लेकर गेस्ट रूम में चले जाते हैं। रेशमा और शालू ये सब छुप कर देख रही थी। जब दोनों ने सुना कि वानी ने आकाश को घर से निकाल दिया, ये सुनकर दोनों के दिमाग में खुराफात चलने लगा। आकाश जाकर गेस्ट रूम के सामने खड़ा था। वो जैसे ही कमरे के अंदर घुसने वाला था, उससे पीछे से किसी की प्यारी आवाज आई, अक्कू। इस आवाज को सुनकर आकाश अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ फील होता है, जिसे वो फौरन झटक देता है और गुस्से में कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शालू बोली, वो मैंने देखा कि तुम्हारी बीवी ने तुम्हें कमरे से निकाल दिया तो मैं इससे आगे शालू कुछ बोल पाती। आकाश बोला, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए और तुम अपने काम से काम रखो। आकाश की बात सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को दबाते हुए मुस्कुराकर कहती है, नहीं मैं तो बस यहाँ। बिग ब्रो, आप इस चालू शालू के साथ यहाँ क्या कर रहे हैं? अमन की आवाज सुन के शालू का पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसने सोचा था कि वो आकाश को अपने जाल में फंसा लेगी, लेकिन वो उसमें फेल हो गई। वही अमन आकाश के पास आकर खड़ा हो गया। वो शालू को देखते हुए आकाश से कहता है, ब्रो क्या मैं आपके साथ आपके रूम में रह सकता हूँ? प्लीज ब्रो, मना मत करना। आकाश कुछ देर चुप रहकर कहता है, ठीक है। और इतना कहकर वो अपना बैग लेकर कमरे के अंदर चला गया। उसके पीछे पीछे अमन भी कमरे में चला गया। वो जाते हुए शालू को चिढ़ा रहा था। कमरे में जाते ही अमन उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है और फिर अपने सीने पर हाथ रखकर चैन की सांस लेते हुए कहता है, वो बच गया। कहते हुए वो पीछे पलटता है तो देखता है आकाश उसे ही देख रहा था, जिसे देखने के बाद अमन लापरवाही से बोला, प्लीज यार ब्रो, आप ना मुझे ऐसे मत देखा करो। जिसे सुनकर आकाश गुस्से अमन को देखता है लेकिन कुछ कहता नहीं। रात में वानी, साक्षी, मीरा और रूही ने बस अपने लिए खाना बनाया था। वो चारों डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर कर रही थी। वही दूर सोफे पर बैठे अमन और आदि दोनों अपनी होठों पर जीभ फिरा रहे थे। सोम उन दोनों को ऐसे करते देख हंस रहा था। सोम को हंसते देख आदि उसके ऊपर गुस्सा करते हुए बोला, यहाँ भूख से मेरी जान निकली जा रही है और तुम्हें हंसने की पड़ी है। सोम कहता है, तुम दोनों की हालत देखकर मुझे तो क्या किसी को भी हंसी आ जाए। दोनों बिल्कुल बिल्ली जैसी हरकतें कर रहे हो। जब उन्हें भूख लगती है तो वो भी ऐसे ही करती है। लेकिन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन गुस्से में। वही चारों लड़कियां जानबूझकर उन्हें खाना दिखा दिखाकर खा रही थी। तभी साक्षी धीमी आवाज में वानी से बोली, वानू देखो जरा उन्हें कैसे हमारे खाने को नजर लगाने पर तुले है। जिस पर रूही आदि को देखते हुए कहती है, छोड़ ना साक्षी, वैसे भी कुत्ते के कोसने से जानवर नहीं मरते। रूही की बात सुन साक्षी नासमझी से बोली, क्या कह तुमने अभी? जिस पर रूही खाने की एक बाइट खाते हुए बोली, तू ये सब छोड़ और खाना खाने पर फोकस कर। और याद रखना कुछ भी बचना नहीं चाहिए। आकाश वहां पर नहीं था।
वानी की नजरें बस उसे ही ढूंढ रही थी, लेकिन जब वो नहीं मिला तो वानी उदास हो गई। उसे लग रहा था आकाश इस वक्त शालू के साथ है। वही शालू और रेशमा दोनों अपने कमरे में बैठी आराम से ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर रही थी, क्योंकि साक्षी ने सभी स्टाफ को उन दोनों के लिए खाना बनाने से साफ मना कर दिया था। वही इन दोनों को तो पानी उबालना तक नहीं आता था, इसलिए अपने लिए खाना ऑर्डर कर दोनों फिर से आकाश और आदि को फंसाने के प्लान बनाने लगी। चारों लड़कियों के खाना खाकर जाने के बाद आदि और अमन जाकर डाइनिंग टेबल देखते हैं, जिसे देखते ही उसके चेहरे की खुशी गम में बदल जाती है। वो दोनों उदास चेहरा लेकर चेयर पर बैठ जाते हैं। सोम भी तब तक उनके पास आ चुका था। वो बोला, तुम दोनों कुछ खा क्यों नहीं रहे? जिस पर अमन उदास होकर कहता है, जब खाने के लिए कुछ होगा तब ना खाएंगे। वो अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी उनकी नज़र दरवाजे पर पड़ी, जहां देखते ही तीनों की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि सामने से आकाश अपने हाथ में खाने के बैग्स लेकर आ रहा था। उन तीनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें खाना ना मिलकर जन्नत मिल गई हो। तीनों एक साथ भागकर आकाश के पास जाते हैं और उसके हाथ से बैग्स को लगभग छीनते हुए अमन कहता है, यू आर द वर्ल्ड बेस्ट ब्रदर। आपने हमारे बिना कहे ही जान लिया कि हमें भूख लगी थी, इसलिए आप सबके लिए खाना लेकर आ गए। आकाश अमन की बातें सुनकर कंफ्यूज हो रहा था। वो अपने हैरानी वाले भाव को छुपाकर बोला, क्यों, क्या हुआ? जिस पर आदि कहता है, यार भाभीयों ने बस अपने लिए ही खाना बनाया था, वो भी हमारी पसंदीदा डिशेस, लेकिन वो अकेले ही पूरा खा गई और हमारे कुछ भी नहीं बचाया। कहते हुए आदि किसी मासूम बच्चे की तरह लग रहा था जो कोई चीज़ ना मिलने पर अपने मम्मी पापा से शिकायत करता है। आकाश पहले तो उन्हें देखता है, फिर अपने मन में कहता है, अगर मैं इन्हें बताऊंगा कि ये मैं लेकर नहीं आया तो अभी उनका मुंह लटक जाएगा, इसलिए चुपचाप उन्हें खा लेने देता हूँ। और वैसे मुझे भूख लगी है। अब चारों जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर नौकर से प्लेट मंगवाते हैं और चारों खाना खाने लगते हैं। सोम, आदि और अमन तीनों ही आकाश की तारीफ कर रहे थे। आखिर करे भी क्यों ना, उसकी वजह से वो आज भूखे नहीं सोएंगे। वही आकाश इस उधेड़ बुन में था कि आखिर ये खाना ऑर्डर किसने किया था। वो सोचने लगा। फ्लैशबैक। आकाश किसी जरूरी कॉल का अटेंड करने पैलेस से बाहर गार्डन में गया था, जहां बात करने के बाद वो थोड़ी देर तक टहलने लगा। वो अभी टहल ही रहा था कि तभी उसे दरवाजे पार से गार्ड्स के चिल्लाने की आवाज आई, जो किसी पर गुस्सा हो रहा था। आवाज को सुनकर आकाश दरवाजे के पास जाता है। उसने इस वक्त वाइट टी शर्ट और ब्लैक ट्राउजर पहना था, लेकिन इसमें भी वो किसी राजा की तरह लग रहा था। आकाश को देखकर गार्ड्स शांत हो गए। तभी आकाश अपनी सर्द आवाज में बोला, क्या चल रहा है यहाँ? और कौन है ये? आकाश के सवाल सुन एक गार्ड ने डरते हुए कहा, वो बॉस, ये फूड डिलीवरी वाला है और बोल रहा है कि किसी ने यहाँ से खाना ऑर्डर किया है। आकाश एक नज़र फूड डिलीवरी बॉय को देखता है, जो डर और थकान से चूर था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि उसे आराम की सख्त जरूरत है। आकाश कुछ सोचते हुए बोला, पैसे देकर इससे खाना ले लो। आकाश के कहने पर गार्ड्स डिलीवरी बॉय को पैसे देता है और उन बैग्स को आकाश को दे देता है। आकाश बैग्स लेकर अपने मन में सोचते हुए, हो सकता है उन चारों में किसी ने इसे मंगाया हो। यही सोचते हुए वो अंदर आ गया, जहां इसे सोम, आदि और अमन मिल गए। फ्लैशबैक एंड। आकाश खाना खाते हुए अपने ख्यालों में खोया था। वो अपने मन में बोला, अगर इन लोगों ने उसे नहीं मंगवाया तो फिर कौन होगा? तभी उसे आदि की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुन आकाश खाने की बात से अपना ध्यान हटा आदि की बातें सुनने लगता है।
खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गेस्ट रूम में रेशमा और शालू गुस्से में कमरे में टहल रही थी। तभी रेशम गुस्सा करते हुए बोली, ये फूड डिलीवरी वाला अब तक क्यों नहीं आया? मेरी भूख से जान निकली जा रही है। इतना कहकर वो अपना पेट पकड़ लेती है। रेशमा को ऐसे करते देख शालू बोलती है, मुझे कैसे पता होगा? रेशमा कहती है, तो होटल कॉल करके पता करो ना। शालू कॉल करती है। थोड़ी देर बात करने के बाद उसे चेहरे पर परेशानी दिखाने लगती है। तभी रेशम अपना पेट पकड़े कहती है, क्या हुआ? शालू कहती है, वो कह रहे हैं उन्होंने हमारा खाना डिलीवर कर दिया है। जिसे सुन रेशम गुस्सा करते हुए कहती है, व्हाट द फक, ऐसे वो किसी को भी कुछ भी देकर जा सकते हैं? उन्हें एक बार हमें कॉल करके बताना चाहिए था। जिस पर शालू कुछ नहीं कहती। कुछ देर तक सोचने के बाद रेशम कहती है, तुम एक काम करो, दोबारा से कुछ ऑर्डर कर दो और हाँ, उन्हें जल्दी आने को कहना। तभी शालू कुछ ऐसा कहती है जिसे सुनकर रेशमा के होश उड़ जाते हैं। आगे की कहानी में क्या होगा? क्या चारों लड़के मना पाएंगे अपनी बीवियों को? क्या शालू और रेशमा अपनी चाल में कामयाब होगी? और आकाश को किसका पस मिला था? और शालू और रेशमा ने जो खाना ऑर्डर किया था वो कहाँ गया? शालू ने रेशमा से क्या कहा? जानने के लिए पढ़ते रहे यू आर माइंड डेविल। ये चैप्टर आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।